हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब के सब हम लोग करेंगे और साथ ही में PYQs भी हैं। सो इसीलिए ये वाला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के, तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सब के सब हम लोग करेंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद या तो क्वेश्चन सेम रिपीट होंगे तुम्हारे एग्ज़ाम में या फिर थोड़ी सी वैल्यू में इधर उधर हो सकता है। तो इसीलिए इस लेक्चर को पूरा का पूरा देखना। So first question है, state the law which give the relationship between current and potential difference, define the unit of resistance। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कोई लॉ बताइए जिसमें हम लोगों को रिलेशनशिप पता चले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ है जिसे हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ओम्स लॉ ये बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर आप ये भी बोल सकते हो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बात एक ही है। अब देखो, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो इसमें R जो है वो कांस्टेंट है। सो इसलिए हम लोगों को जो फॉर्मूला निकल के आ जाता है V = IR। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। डिफाइन यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब कि एक यूनिट रेसिस्टेंस की क्या होगी। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/I। देखो, कभी भी किसी भी चीज़ की अगर यूनिट निकालते हैं तो उसके फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें हैं उसको 1 कर देते हैं। सो 1 ओम इक्वल टू हो जाएगा 1V डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। मतलब 1 ओम रेसिस्टेंस तभी होगा जब 1V का पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द टर्मिनल एंड उस समय 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी। तो अब हम लोग प्रॉपर आंसर देख लेते हैं। सो ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट्स फ्लोइंग इन ए मेटालिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। सो ओम्स लॉ बताता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर आप बोल सकते हैं I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Unit of resistance is ohm. It's said to be 1 ohm if potential difference of a 1 volt across the end of a conductor making a current of 1 ampere to flow through it। तो जब potential difference 1V हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो तभी जाके 1 ओम का रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दिया हुआ है, तुम लोग इसको ज़रूर एक बार खुद से पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। तो जो कॉइल्स यूज़ होते हैं, मतलब जो कॉइल जो गर्म होते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन में, वो एलॉयज़ के बने रहते हैं। एलॉयज़ क्या है, हम लोग बहुत सारे मेटल को, मतलब 2 या 2 से अधिक मेटल को कंबाइन कर लेते हैं, उसी को हम लोग एलॉयज़ बोलते हैं। वो एलॉयज़ के क्यों बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि एलॉयज़ की जो रेसिस्टिविटी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है कंपेयर टू प्योर मेटल। मतलब मान लो हम लोगों ने एक मेटल लिया A और दूसरा मेटल लिया B और इसको मिक्स करके हम लोगों ने मेटल C बनाया, तो मेटल C को हम लोग एलॉय बोलेंगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल से बना हुआ है। अब इसकी जो रेसिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों के दोनों हाई रहेंगे कंपेयर टू प्योर मेटल्स। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट और रेसिस्टिविटी है वो दोनों ही B से भी ज़्यादा होगी और A से भी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हम लोग एलॉयज़ को यूज़ करते हैं टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन बनाने में। तो इसका हम लोग प्रॉपर आंसर देख लेते हैं। So alloys have higher resistibility than their constituent metal. So they do not oxidize, वो oxidize भी नहीं होते हैं, और burn at high temperature, तो वो burn भी नहीं होते हैं। As they have high melting point, thus they are used in making coils of electric toaster, electric iron rather than a pure metal. So I hope तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ वायर डिपेंड। तो हम लोगों को बताना है कि रेसिस्टर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρ L/A। तो रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ पे, तो रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो रेसिस्टेंस एरिया पे भी डिपेंड करता है। बस बात ये रहती है कि अगर एरिया बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस जो है वो घट जाता है।
और रेसिस्टेंस जो है डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग आयरन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी अलग रहेगी, उसका कुछ रेसिस्टेंस आएगा, और अगर हम लोग कोई और मटेरियल जैसे कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेसिस्टेंस कुछ अलग आएगा। सो इसका राइट आंसर हो गया, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीज़न। तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हैं? सो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। जो मेटल्स रहती हैं उनकी जो रेसिस्टिविटी रहती है वो काफ़ी लो रहती है, तो इस वजह से जो मेटल हैं उसमें करंट ईजिली फ्लो हो पाता है, इस वजह से वो गुड कंडक्टर हैं। बट नॉन मेटल्स ले लो, मतलब ग्लास भी नॉन मेटल है, तो इसमें जो रहती है रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, इस वजह से करंट ईजिली फ्लो नहीं कर पाता है, तो इसलिए वो बैड कंडक्टर है। सो यही इसका राइट आंसर हो गया। अभी मैं प्रॉपर तुम लोगों को आंसर दिखा दूंगी। सो नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, गिव ए रीज़न। तो हम लोग किस टाइप के मटेरियल यूज़ करते हैं? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग एलॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि एलॉयज़ की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। अब हम लोग प्रॉपर आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था कि जो रेसिस्टेंस रहता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर। रेसिस्टिविटी मतलब कि नेचर ऑफ वायर, कौन से मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर एज दे हैव रेसिस्टिविटी वेरी लो, तो उनकी रेसिस्टिविटी काफ़ी कम रहती है इसलिए गुड कंडक्टर है। और ग्लास बैड कंडक्टर है क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी हाई है। Alloys are used as a heating element as their resistivity and melting point both are very high. So इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट हैज़ 2 resistor 2 ohm and 3 ohm. She has to put one of them in place of R2 as shown in the circuit. The current that she needed in entire circuit is exactly 9 ampere. तो यहाँ पे हम लोगों को एक सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में टोटल करंट जो फ्लो हो रही है वो 9 एम्पियर फ्लो हो रही है, और एक स्टूडेंट है उसके पास 2 रेसिस्टर हैं, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है। हम लोगों को बताना है स्टूडेंट ने 2 या फिर 3 में से कौन सा रेसिस्टर R2 की जगह रखा, मतलब R2 की वैल्यू 2 ओम है या फिर 3 ओम है, ये हम लोगों को बतानी है। सो हम लोगों को इस क्वेश्चन में R2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। सो R इफेक्टिव हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखो ये शॉर्टकट फॉर्मूला रहता है पैरेलल कनेक्शन का। अगर 2 रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हों तो हम लोग ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर तुम लोग लॉन्ग वाले मेथड से भी कर सकते हो कि R इफेक्टिव 1/R इफेक्टिव इक्वल टू हो जाता है R1 1/R1 प्लस 1/R2। चाहे ये वाला मेथड यूज़ करो या फिर ये वाला मेथड यूज़ करो, जो आंसर है वो सेम आना है। सो R1 की वैल्यू क्या है 4, और R2 की वैल्यू R2 ही है, वही हम लोगों को निकालनी ही है। सो R1 4 प्लस R2, तो हम लोगों का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब देखो टोटल सर्किट में कितना पोटेंशियल दिया हुआ है हम लोगों को 12V। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों को दे रखा है वो 12V दे रखा है। करंट कितनी फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में, तो करंट 9 एम्पियर फ्लो हो रही है, और रेसिस्टेंस तो हम लोग निकाल लिए हैं, तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं V इक्वल टू IR वाला। सो टोटल पोटेंशियल हो गया 12, करंट हो गई 9, और रेसिस्टेंस की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 4R2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस R2। अब ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। सो हम लोगों को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस R2, ये चीज़ मैं यहाँ लेके चली गई, इक्वल टू 3 इंटू 4 R2। सो 4 से ये 4 कट गया, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा 4 प्लस R2 इक्वल टू 3 R2। सो ये R2 यहाँ जाएगा, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा 3R2 माइनस 2R2, और फिर हम लोगों को निकल के आ जाएगा आंसर 4 इक्वल टू 2R2, और फिर R2 इक्वल टू हो जाएगा 2।
2 से 2 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो गया। सो आंसर हम लोगों को निकल के आ जाता है R2 इक्वल टू 2 ओम्स। तो इसने 2 ओम वाला रेसिस्टेंस R2 की जगह पुट किया। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और फिर से ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल वायर has a diameter 0.25 mm and electrical resistivity 0.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter. क्वेश्चन पूछा है what will be the length of its wire to make their resistance 5 ohm. हम लोगों को क्वेश्चन में डायमीटर की वैल्यू दी रही है 0.25 mm और हम लोगों को रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम्स मीटर। और पूछा गया है कि हम लोग लेंथ कितना करें। ठीक है, एक वायर है जिसका डायमीटर ये है और इसकी रेसिस्टिविटी कुछ ये है, तो हम लोग लेंथ कितना करें जिससे कि जो टोटल रेसिस्टेंस आए वो आए 5 ओम। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को लेंथ फाइंड करना है। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, R इक्वल टू रो L बाई ए। देखो हम लोगों को रेसिस्टेंस पता है 5 ओम, एरिया पता है, देखो डायमीटर पता है तो डायमीटर से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालते हैं मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगी। और लेंथ भी पता है, सॉरी लेंथ तो हम लोगों को फाइंड करनी है। सो लेंथ फाइंड करनी है और रेसिस्टिविटी पता है, तो पूरे फॉर्मूले में से हम लोगों को 3 चीज़ें पता है, चौथी निकालनी है। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अब देखो फॉर्मूले में हम लोगों को एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लोग एरिया ही निकाल लेते हैं। मतलब इस फॉर्मूले को क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, रो L बाई पाई R स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो यही होता है ना। देखो वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यही हो गया, सर्कल के एरिया जितना हो गया, तो सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर। अब मैं क्या कुछ इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकती हूँ, रो पाई, देखो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, जो डायमीटर रहता है उसको हाफ कर दे वही रेडियस निकल जाता है। तो मैंने रेडियस की जगह पे d/2 पुट कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो लास्ट में जो हम लोगों का फॉर्मूला निकल के आ जाता है वो आ रहा है रो L बाई पाई d/2 का होल स्क्वायर। तो रेसिस्टेंस का हम लोग ये वाला फॉर्मूला अब यूज़ करेंगे। सो अब हम लोग इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो R कितना दिया हुआ है, हम लोगों को R दिया हुआ है 5 ओम, तो मैंने यहाँ पे 5 ओम लिख लिया। रेसिस्टिविटी कितनी दी हुई है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। और लेंथ तो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और डिवाइडेड बाय डायमीटर हम लोगों को यहाँ पे mm में दिया है, मिलीमीटर में दिया है, तो उसको हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर जब भी हम लोगों को मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग 0.25 को 10 टू द पावर माइनस 3 से इंटू कर देते हैं। तो अब ये जो है ये अब मीटर में हो गया। उसी तरीके से अगर बाय चांस हम लोगों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता, मतलब अगर हम लोगों को 0.25 सेंटीमीटर में दिया होता और उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 की जगह हम लोग 10 टू द पावर माइनस 2 यूज़ करते हैं। तो ये जो है अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग लिख लेंगे डायमीटर की वैल्यू 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। बस हम लोगों को अब ये सॉल्व करना है और हम लोगों को लेंथ की वैल्यू पता चल जाएगी। सो मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर देती हूँ। तो देखो ये 2 है, जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 4, ये 4 इससे इंटू होगा क्योंकि ये नीचे है ना, तो ऊपर जाके इंटू होगा, तो 4 इंटू 0.8 तो ये हो जाएगा 3.2। अब 3.2 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्स हम लोग इसको काट सकते हैं। अब ये 10 टू द पावर माइनस 3 है, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा क्योंकि इंटू होता है, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2। तो अब हम लोगों को लगभग ये निकल के आ जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 L डिवाइडेड बाय 0.25 का होल स्क्वायर। सो 0.025 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.065, तो ये हो जाएगा।
अब इसको तुम लोग क्या करोगे, 5 से इंटू कर दोगे और फिर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 से इस तरफ आने पे हो जाएगा 10⁻+2। तो तुम लोगों को अप्रॉक्स जो लेंथ आ जाएगी, वो जो लेंथ आ जाएगी, एक्चुअली में मेरा पेन टैब पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। जो तुम लोग इसको पूरा सॉल्व करोगे तो तुम लोगों की लेंथ आ जाएगी, वो कुछ आ जाएगी 30 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। 30 मीटर कुछ आ जाएगा। तो जब तुम लोग इसको पूरा सॉल्व करोगे तो कुछ 30 पॉइंट करके आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्स ले लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कर दिया था ना, 3.2 को डिवाइड कर दिया था 3.15 से। आंसर कुछ 30 पॉइंट करके आएगा। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रॉपर इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। एक्चुअली में आंसर है 30.65, तो हाँ अप्रॉक्स वही आ रहा है, ठीक है, इतना चलता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डायमीटर R = D/2 किया, हम लोगों ने उसको इस जगह पे पुट किया और हम लोगों का आंसर ये निकल के आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट था कुछ, हाउ मच विल बी रेसिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर ऑफ ए वायर इज़ डबल। तो अगर हम लोग डायमीटर को दुगना कर दें, अगर दुगना कर दें डायमीटर को, तो रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज़ किया था, उसका जो फॉर्मूला कुछ ये आया था, रेसिस्टेंस = ρL/πr²। मतलब एरिया की जगह हम लोगों ने पाई, आर की जगह D/2 रखा था और इसका होल स्क्वायर किया था। तो हम लोगों को ये फॉर्मूला निकल के आ गया था। अगर हम लोग डायमीटर को दुगना कर दें, तो यहाँ पे मैं अगर 2D लिख लूँ, तो यहाँ पे मैंने 2D लिख दिया। तो ये 2 जब बाहर आएगा ब्रैकेट के, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ρL/π 2 × 2, तो 4 D/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। तो अगर हम लोग डायमीटर को दुगना कर दें तो जो हमारा रेसिस्टेंस रहेगा, मतलब जो R2 आता है, वो हो जाता है 1/4। तो जो हमारा R2 आएगा वो पुराने वाले का 1/4 हो जाएगा, यानी मतलब हमारा रेसिस्टेंस 1/4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर हम लोग डायमीटर को दुगना कर देंगे। तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि ये 2 आना चाहिए था ना, बट एक्चुअली में ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो इस वजह से जब ये 2 बाहर आएगा तो 2 × 2 2 2 4 होता है, तो ये 4 होगा। तो इसलिए 1/4 टाइम्स जो है हमारा रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वाले में कैलकुलेशन था, तो आप इसको अप्रॉक्स भी ले सकते हैं, और ये वाला कॉन्सेप्चुअल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन पैरेलल हाउसहोल्ड सर्किट। तो पूछा गया है कि हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, मतलब कि घर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको पैरेलली क्यों कनेक्ट करते हैं। देखो हमारे घर में जो कनेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होता है, तो इसका रीज़न बताना है क्यों हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो इसके 2 कारण हैं। देखो हम लोगों ने सीरीज़ कनेक्शन में बात की थी, तो सीरीज़ कनेक्शन में ना जो करंट थी वो सेम रहती थी, करंट सेम रहती थी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो रहा होता था, वो डिफ़र करता था। तो एक्चुअली में अगर हम लोग चीज़ों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें, बाई चांस हम लोगों ने टीवी सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और एक हीटर सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, तो टीवी को तो कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको तो करंट कम चाहिए, और हीटर को ज़्यादा चाहिए। तो अगर हम लोग ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो हमारा टीवी जो है वो ख़राब हो जाएगा, पर हीटर चलने लगेगा, तो मतलब हमारा टीवी ख़राब हो जाएगा। तो ये तो बुरी बात हुई ना। तो हीटर चलाने के चक्कर में हमारा टीवी ख़राब हो जाएगा। पर अगर हम लोग कम करंट पास करें तो हमारा टीवी चलेगा, बट हमारा हीटर नहीं चलेगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ना सेम करंट होती है, पर पोटेंशियल डिफरेंस में जो करंट जो रहती है वो चेंज हो रही होती है। जो पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन में करंट चेंज हो रही होती है, तो जिसको जितनी अमाउंट ऑफ करंट चाहिए वो ले लेता है, तो इसीलिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन करवाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मान लो हम लोगों ने यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया और बल्ब हमारा फ्यूज़ हो गया, तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, तो लाइट किसी में भी नहीं आएगी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये है कि हम पैरेलली इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हर एक चीज़ को, हर एक अप्लायंस को अलग अलग वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। तो पैरेलल ही कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट मिल सकती है। अब हम लोग प्रॉपर आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस इज हाईली यूजफुल इन सर्किट यूज्ड टू डेली लाइफ।
क्यों? द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन ए सर्किट डिवाइड्स द करंट अमंग द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स सो दैट दे कैन हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली. दिस इज द रीजन फॉर कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन ए पैरेलल इन हाउस होल्ड सर्किट. तो यही कारण है जिससे हम लोग पैरेलली कनेक्शन करते हैं. सो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोगों को ये पूरा का पूरा सर्किट सॉल्व करना है और बताना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. मतलब हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है जिसमें R1, R2, R3, R4 और R5 की वैल्यू 3 ओम दे रखी है. मतलब कि सभी रेसिस्टेंस की वैल्यू 3 ओम दे रखी है और हम लोगों को इफेक्टिव रेसिस्टेंस पता करना है. तो इसको मैं एक अलग से डायग्राम बना देती हूँ, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग. तो हम लोगों का सर्किट कुछ इस तरीके से था. अब तुम लोग ध्यान से देखो तो ये वाला रेसिस्टेंस और ये वाला रेसिस्टेंस आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. सीरीज़ में कैसे हैं? देखो, अगर हम लोग यहाँ से चलें तो हम लोगों के पास एक ही रास्ता है इस जगह पे पहुँचने का. तो मतलब ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. तो सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लस कर देते हैं. तो इन दोनों का क्या आंसर आ जाएगा? 3 + 3 = 6. तो इन दोनों का जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ जाएगा 6 आ जाएगा. तो मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पे एक ब्रांच बना देती हूँ. तो यहाँ पे मैंने 6 ओम का एक रेसिस्टेंस बना दिया क्योंकि 3 + 3 6 हो रहा था. अब देखो, ये और ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं क्योंकि पॉइंट इसको हम लोग अगर E मान लें और इसको B मान लें तो A से B जाने के हमारे 2 रास्ते हो जाते हैं. तो मतलब इसका मतलब ये लोग पैरेलली कनेक्टेड हैं. तो ये पैरेलली हैं तो इनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? हम लोग शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2. 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6 यानी 9. तो 3 3 = 9, 3 2 = 6. तो इसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है. तो इन दोनों का 2 ओम आ गया. तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक और रेसिस्टेंस बना देती हूँ. इन तीनों को मिटा के, इन दोनों को मिटा के 2 बना देती हूँ. अब देखो 2 हो गया. तो अब तुम लोग देख रहे होगे कि ये 3 वाला, ये 2 वाला रेसिस्टेंस और ये 3 वाला रेसिस्टेंस आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है. सीरीज़ में कैसे हैं? देखो, अगर हम लोग यहाँ से निकलें तो हम लोगों के पास एक ही रास्ते हैं. तो इसका मतलब ये सीरीज़ में कनेक्टेड है. तो सीरीज़ में क्या होता है? डायरेक्टली प्लस करना होता है. तो 3 + 2 + 3 = 8. तो इसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो 8 ओम आ जाएगा. सो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करो और इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the highest and lowest total resistance which can be secured by combination of 4 coils of resistance. तो अगर हम लोगों के पास 4 रेसिस्टेंस दिए गए हैं, मतलब 4 कॉइल्स दिए हैं जिनका रेसिस्टेंस है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, तो हम लोग इसको किस तरीके से कनेक्ट करें कि हम लोगों को हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस पता चल जाए. तो मैंने पहले तुम लोगों को बता रखा है कि अगर हम लोग सारे रेसिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है. इसलिए हम लोग सीरीज़ को मोस्ट इफ़ेक्टिव रेसिस्टेंस बोलते हैं. तो अगर हम लोग इन चारों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो वही रहेगा हाईएस्ट रेसिस्टेंस. तो सीरीज़ में हम लोग डायरेक्टली प्लस कर देते हैं. तो इफ़ेक्टिव क्या हो जाएगा? R सीरीज़ हो जाएगा 4 + 8 + 12 + 24 और इसको हम लोग प्लस करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 36. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36. अब अगर हम लोगों को लोएस्ट निकालना है तो हम लोग इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे. सो जब हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे तब इसके लिए हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4. तो जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे, सारी की सारी वैल्यू लिखोगे, यानी 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24. तो ये कुछ आ जाएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ. सो 24, 4, 6 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 24, 12. तो 12 से 2 हो गया. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RP = हो जाएगा 2 ओम. तो इसका जो मैक्सिमम हाईएस्ट रेसिस्टेंस आ जाएगा 36 और लोएस्ट रेसिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम. सो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. हाईएस्ट निकालने के लिए हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और लोएस्ट निकालने के लिए हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, with the help of suitable circuit diagram prove that the reciprocal of equivalent resistance
of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of reciprocal of individual resistance। और ये PYQ भी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रूफ करिए कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन। सो एक्चुअली में यहाँ पे पैरेलल वाला फॉर्मूला प्रूफ करने को बोला गया है। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला मैं पहले भी प्रूफ करके बता दी हूँ, तो हम लोग पूरा नहीं जानेंगे। अगर तुम लोगों को इसका आंसर देखना है तो तुम लोग वीडियो, वन शॉट वीडियो रेफर कर सकते हो। सो सबसे पहले हम लोग ये सर्किट डायग्राम बनाएंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे तीनों के तीनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलली कनेक्टेड हैं। इनमें करंट जो है डिफरेंट जाएगा, क्योंकि जो पैरेलल कनेक्शन में करंट चेंज हो रही होती है। तो इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3। I1 की वैल्यू क्या हो गई, वो हो जाएगा V1/R1, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। सो इससे I का क्या फॉर्मूला निकल के आ जाता है, V/R। सो I1 इक्वल टू V1/R1, I2 इक्वल टू हो जाएगा V2/R2 और I3 इक्वल टू हो जाएगा V3/R3। अब देखो पैरेलल कनेक्शन में ना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे V1, V2, V3 इन सब की वैल्यू सेम है। तो हम लोग V1, V2, V3 ना लिख के हम लोग डायरेक्ट सब में VV भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। अब अगर तुम लोगों को टोटल करंट निकालनी है कितनी सर्किट में फ्लो हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। सो आई नेट मतलब आई टोटल क्या हो जाएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में है और टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, एकदम रट्टा मार लेना। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इफेक्टिव। I1 की वैल्यू V/R1 है, I2 की वैल्यू V/R2 है और I3 की वैल्यू V/R3 है। तो ये V से पूरा ये कट जाएगा और फिर हम लोगों को आंसर मिल जाएगा R इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था। सो हम लोगों का आंसर ये निकल के आ जाएगा। देखो तुम लोगों को ऐसा लिखना रहेगा, मेरी तरह पूरा ऐसे मत लिख देना। तुम लोगों को प्रॉपर डायग्राम बनाना रहेगा, हर एक चीज़ को असाइन करना पड़ेगा और इतना सुंदर तरीके से लिखना पड़ेगा। सो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो हम लोगों को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताना है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है कि जो हीट होती है, अगर हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो कुछ ना कुछ हीट जो है रिलीज़ होते हैं। तो वो जो हीट रिलीज़ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। तो इससे हम लोगों को फॉर्मूला निकल के आ जाता है H इक्वल टू I²/RT, मतलब इंटू RT। तो यही रहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बस इसको तुम लोगों को वर्डिंग देना है। सो तुम लोगों को कुछ इस तरीके से आंसर लिखना होगा, पूरा अच्छे से लिख देना कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। फिर लास्ट में ये वाला फॉर्मूला लिख देना। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे पास दो लैंप दिए हुए हैं। तो यहाँ पे L1 और L2 ये दो लैंप हैं। एक का 100 वॉट वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसकी जो पावर है वो 100 वॉट है और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। और दूसरे का जो पावर है वो 60 वॉट है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 220 वोल्ट। इसको कनेक्ट किया एक 220 वोल्ट के पावर सप्लाई से। तो हम लोगों को पता करना था कि करंट, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय टू बल्ब्स फ्रॉम द लाइन। तो हम लोगों को पता करना था कि L1 और L2 में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो हम लोगों को पावर का वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें पावर भी आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाए और करंट भी आ जाए, क्योंकि यही तीन तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इक्वल टू VI। तो उस तरीके से I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा P/V। तो अगर हम लोगों को L1 यानी लैंप 1 में फाइंड करना है तो इसको हम लोग I1 मान लें। तो पावर 1 कितना है 100 वॉट और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 220। तो 220 तो तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर आ जाएगा 2 5 10 1 1। तो 5/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो 5/11 एम्पियर लैंप 1 में फ्लो कर रही है। उसी तरीके से I2, तो P2 कितना है 60 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दी गई है 220। तो इसको हम लोगों ने काट दिया। तो 2 3 6
11, तो इसका जो आंसर आ रहा है 3/11 एम्पियर। तो I2 में करंट, लैम्प 2 में करंट फ्लो हो रही है 3/11, तो ये उसके राइट आंसर हो गए। अगर इसमें पूछा होता है कि टोटल कितनी करंट यूज़ हो रही है इस सर्किट में, तब हम लोग I1 और I2 को प्लस कर देते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द करंट बाय 2 बल्ब, दोनों को अलग अलग निकालना था। सो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो तुम लोगों को ये पिक्चर शो हो रही होगी, तो यहाँ पे जो ये ग्लो करने वाली चीज़ रहती है, जो रेड रेड ग्लो करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। तो यही जो है ग्लो करती है हीटर में। जो वायर हम लोग यूज़ करते हैं कनेक्शन के लिए, जो यहाँ पे स्विच में लगाते हैं, उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। तो ये हो गया कॉर्ड। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हीटर में ये जो कॉर्ड है, जो वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो क्यों नहीं ग्लो करती, बल्कि ये जो हीटिंग एलिमेंट वाली वायर है वो ग्लो कर लेती है। बल्कि करंट तो सेम रहती है क्योंकि हम लोग एक ही तार यूज़ कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कि ये जो एलिमेंट हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये होता है नाइक्रोम। ये एक एलॉय होता है। इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो बहुत हाई होती है। तो इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जूल्स लॉ क्या बताता है, हीट इक्वल टू I² इंटू RT। तो जिसकी रेसिस्टिविटी हाई, उसका ऑफकोर्स रेसिस्टेंस हाई होगा। तो अगर रेसिस्टेंस हाई है तो उसमें हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से यहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और ये कुछ रेड रेड कलर का ग्लो करने लगता है। पर ये जो वायर हम लोग लेते हैं ना, ये वायर या तो एल्युमिनियम की रहती है या कॉपर की रहती है। इसकी जो रेसिस्टिविटी लो रहती है, इस वजह से इसमें कोई हीट नहीं प्रोड्यूस होता, मतलब कम होता है। तो इस वजह से ये वाला पार्ट ग्लो हो जाता है और ये वाला पार्ट ग्लो नहीं होता। तो अब हम लोग इसका वर्डिंग में जान लेते हैं कि वर्डिंग में तुम लोग आंसर कैसे लिखोगे। सो द हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर इज़ मेड अप ऑफ एन अलॉय, और वो नाइक्रोम रहता है, that has very high resistance, so the current flowing through it's become very hot and glow red, but the resistance of a cord is less because it made up of copper or aluminum, it does not glow। so इसका ये राइट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 2 रेसिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm are connected in series to 6V battery. Find the heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds. तो हम लोगों के पास 2 सर्किट है, मतलब 2 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं और सर्किट एक ही है। सो ये हो गया सर्किट। यहाँ पे 2 ओम और 4 ओम के 2 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। हम लोगों को बताना है, और जो बैटरी है वो 6V है, 6 पोटेंशियल डिफरेंस है इसका। हम लोगों को बताना है ये 4 ओम वाला रेसिस्टेंस कितना हीट रिलीज करेगा इन 5 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। अब देखो हीट के लिए ये वाला फॉर्मूला है, हीट इक्वल टू I² इंटू RT। तो हम लोगों को टाइम पता है, रेसिस्टेंस भी पता है, रेसिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा क्योंकि हम लोगों को इसी का हीट पता करना है, पर करंट नहीं पता है। तो हम लोग पहले पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है वो निकाल लेते हैं। सो टोटल करंट इन ए सर्किट क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। देखो ये सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो करंट जो है वो सेम ही रहेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 दिया हुआ है, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का, 4 + 2, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो 4 + 2 6। तो जो करंट है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रही है पूरे सर्किट में। तो इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर, रेसिस्टेंस कितना है 4 ओम, क्योंकि इसी का हम लोगों को हीट निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 5 20। तो 20 जूल ऑफ हीट जो है यहाँ पे ये रेसिस्टेंस रिलीज़ करेगा। सो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन SI यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कमर्शियल वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। सो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, वॉट होती है, जिसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे डिफाइन करना था, डिफाइन मतलब कि उसको बताना था कि 1 वॉट होता क्या है। तो जब भी अगर तुम लोगों को डिफाइन करनी आए तो उसके फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू है उसको 1 1 कर लिया करो। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, V इंटू आई। तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को 1V कर दिया और करंट को 1 एम्पियर कर दिया, ठीक है, ये इंटू का साइन है।
तो इसी को हम लोग 1 वॉट बोलेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में 1 वोल्ट हो और उस समय करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रही हो। The power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operate at potential difference 1V। तो तुम लोग ये भी साथ में लिखोगे, इसको वर्ड में करने के बाद ये भी लिख देना ना, ये इंपॉर्टेंट है। The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, commonly known as यूनिट। तो तुम लोग सुने होगे कि मेरे घर में बिजली जो यूज़ होती है वो 1 यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है, मतलब यूनिट वर्ड सुने होंगे। हमारे घर में जो बिजली आती है वो जूल के फॉर्म में नहीं आती, जूल काफ़ी छोटी यूनिट हो जाती है, तो हम लोग यूज़ करते हैं किलोवाट आवर। इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, मतलब 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हो जाता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, माइनस नहीं प्लस है, ओके। सो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाता है 1 किलोवाट आवर। ये तुम लोग याद करोगे और इसी को हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। अब किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी की यूनिट है, दिमाग में बिठा लेना, ये वॉट देख के पावर की यूनिट मत समझना, ये एनर्जी की यूनिट होती है। सो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फ्यूज़ क्या चीज़ है और हम लोग इसको यूज़ कहाँ करते हैं। तो फ्यूज़ जो है एक सेफ्टी डिवाइस रहता है, तुम लोगों को पिक्चर शो हो रहा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे ना इस फ्यूज़ के अंदर एक पतली सी वायर रहती है, तो ये जो वायर रहती है ये काफ़ी पतली रहती है, हम लोग इसको जानबूझ के पतला बनाते हैं। तो जब हाई करंट, मान लो कुछ हाई करंट जब ओवरलोडिंग होती है और बाय चांस हाई करंट जो है फ्लो हो रही होती है, तब क्या होता है कि जब करंट यहाँ से इस वायर से पास होगी तो इतनी ज़्यादा करंट रहेगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और ये जो है ये वायर जो है वो मेल्ट हो जाएगी। जैसे ही ये वायर मेल्ट हो जाएगी सर्किट टूट जाएगा और ये जो करंट है, जो हाई करंट थी, वो इस पार नहीं पहुँच पाएगी। तो सर्किट ब्रेक हो गया, करंट नहीं पहुंच पाई, तो जो फ्यूज़ होता है वो खुद को शहीद होके हमारे घरों के जितने भी डिवाइस है उसको बचाता है हाई वोल्टेज से या फिर हाई करंट से। इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो मतलब फ्यूज़ जो है हम लोगों को ओवरलोडिंग से बचाता है खुद शहीद होके, तो इसलिए इसकी रिस्पेक्ट करो तुम लोग। तो अब हम लोग आंसर देख लेते हैं कि तुम लोग वर्डिंग में कैसे लिखोगे इसको। So electric fuse is used to protect the electric circuit from overloading and short circuit. When the current flowing through the circuit exceed, मतलब जब करंट ज़्यादा हो जाता है, then the safer limit, मतलब safer limit से जब ज़्यादा हो जाता है, the temperature of fuse will increases and due to heating effect it melts and break the circuit। तो ये जो पतला वायर है यही जो है मेल्ट हो जाता है और सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है। देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे 5 एम्पियर लिखा हुआ है, ये 5 एम्पियर वाला फ्यूज़ है, मतलब इसमें मैक्स टू मैक्स 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो सकती है। उससे ज़्यादा हो गई, 5.1 एम्पियर हो गई, तो ये मेल्ट हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अन इलेक्ट्रिक गीज़र रेट। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पावर का क्वेश्चन है। सो ये एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। जब तुम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 4th पार्ट देखोगे तो उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है, तो तुम लोग वहाँ से ये वीडियो को देख सकते हो। मैं कमेंट्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, पूरा वीडियो नहीं देखना है। लास्ट में 10 मिनट बाद जब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो वहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन करवा रखा है, तो तुम लोग इसको वहाँ से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है उसी वीडियो में, तो प्लीज़ तुम लोग वो वाला वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो ये 2 क्वेश्चन तुम लोग उस वीडियो से प्लीज़ देख लेना। तो क्योंकि इस वीडियो में करवाऊँगी तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन भी उसी वीडियो में है, तो तुम लोग इसको भी उसी वीडियो से देख लेना, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ वाकई में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसको भी तुम लोग उसी वीडियो से देख लेना। उस वीडियो में एक्चुअली में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे और तीनों के तीनों तुम लोग वहाँ से देख लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना तुम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में खुद सॉल्व करना। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ पर मैंने एकदम अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है इसका आंसर।
सो इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में वो हम लोगों ने कर लिए हैं। देखो इसमें मैंने वो वाले क्वेश्चन नहीं करवाए हैं कि हम लोग लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे तो रेसिस्टेंस कितना इंक्रीज़ होगा, या फिर लेंथ को घटा देंगे या फिर एरिया को डबल कर देंगे तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये वाले क्वेश्चन के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था टॉपिक, इस वजह से मैंने एक अलग ही वीडियो बना रखा है। तो तुम लोग उसको भी देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो वो वाला वीडियो भी प्रॉपर क्वेश्चन वाला ही वीडियो है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके जो क्वेश्चंस आते हैं कि लेंथ को डबल कर दो, एरिया को हाफ कर दो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो उस वाले वीडियो में एकदम अच्छे से बेसिक लेवल से मैंने बताया हुआ है। तो तुम लोग इसको ज़रूर से देख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। वी आर लिटरली ग्रेटफुल कि तुम लोग प्यारे प्यारे बच्चे वीडियो को देखना पसंद करते हो। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। चैनल पे ऐसे ही कंटेंट डलते रहेंगे। अब मतलब अब फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, अब वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी डलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।